हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि बच्चों, आज हम आपके बीच ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं और मैं आपके बीच आयुष्मान एक विज्ञान विषय से संबंधित टॉपिक लाया हूं, जो कक्षा 10 का प्रथम पाठ है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस पाठ को पूरे मन से पढ़ेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमारे दैनिक जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं घटती हैं जिनके द्वारा हम उन रासायनिक प्रक्रियाओं को समझ पाते हैं। तो आइए बच्चों, आज हमें क्या क्या पढ़ना है, उसकी क्या रूपरेखा है, पहले तो मैं आपको उससे परिचित कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा उस विज्ञान की दुनिया की ओर जहां आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो ठीक है बच्चों, आप सभी लोग तैयार हैं? जैसा कि बच्चों हम देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि हमारी जो आज आपके बीच एक चर्चा हो रही है, जो एक हम और आप आपस में जुड़ रहे हैं पढ़ाई के माध्यम से, तो इसमें हम आपस में कौन सी चर्चा करेंगे, किस विषय पर, किस बिंदु पर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हम दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये दैनिक जीवन में कैसी अभिक्रियाएं हो रही हैं? क्या हमारे आसपास रोज ये अभिक्रियाएं हो रही हैं? क्या हमारे जीवन से ये जुड़ी हुई हैं? इनकी हम लोग खोज करने का छोटा सा प्रयास करेंगे। इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो हो रही हैं, उनका होने का कारण क्या है? आखिर क्या कारण है जिनसे ये घटनाएं घटित हो जाती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी प्रकृति में, हमारे दैनिक जीवन में संभव होती हैं, उनको हम सूत्रों के माध्यम से सरल रूप में कैसे रूपांतरित करेंगे, कैसे उनको अभिव्यक्त करेंगे, जिन्हें हम रासायनिक समीकरण का नाम देते हैं। इसी के क्रम में हम लोग रासायनिक समीकरणों के संतुलन पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो उत्पाद बन रहा है अभिकारकों के द्वारा, वो कैसे बन रहा है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में हमने बहुत सारी बातें रसायन तत्वों के बारे में जानी है और आज ये उसका एक अगला कदम है। कक्षा 10 में हम इनमें कुछ आगे और चीजों को जोड़ते हुए बढ़ेंगे और इस पूरे सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमने क्या सीखा है और हम आपको कुछ गृह कार्य भी देंगे, जिसमें आप लोग इस पूरी पढ़ाई को, ये जो आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, इसको अच्छे से और समझ पाएं। गृह कार्य इसलिए नहीं है कि ये हमें एक काम दे दिया गया, गृह कार्य इसलिए है कि हमने जो भी परिचर्चा की, जो भी हमने डिस्कशन किया, जो भी हमने बातें की, ये सारी बातें हमारे संज्ञान में हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो कोई भी बात घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमसे डिजिटल माध्यम से जुड़ सकते हैं और हमसे प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आपको मेल आईडी वगैरह भी दी होगी, आप उस पर मेल करके भी अपने प्रश्नों को जान। तो ठीक है बच्चों, आप लोग सब लोग तैयार हैं विज्ञान की इस दुनिया में जाने के लिए? चलिए बच्चों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाएं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि क्या होता है जब, आइए विचार करें, क्या होता है जब गर्मियों के समय में जब हम कमरे के टेम्परेचर पर दूध को खुला छोड़ देते हैं। तो कभी आपने गौर किया, लोहे की कील, तवा, तसला को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, अर्थात नमी में जब हम खुला छोड़ देते हैं तो क्या होगा? शरीर द्वारा भोजन का पाचन, हम भोजन करते हैं और हमारा भोजन पच जाता है। यह प्रक्रिया कैसे होती है? और यहां तक कि हम जब श्वसन करते हैं, जब हम सांस अंदर बाहर करते हैं, तब भी हमारे अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। क्या कभी आपने गौर किया कि कुछ जो परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं, ये परिवर्तन किस प्रकार से संभव हो पाते हैं? जैसा कि दूध को हम खुला छोड़ देते हैं तो क्या घटना घटित होगी? दूध या तो फट जाएगा या उसमें से दुर्गंध आने लगेगी। अब वो दूध क्यों फटा? उसमें ऐसी कौन सी रासायनिक प्रक्रियाएं हुई जिसके कारण उसमें इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई?
उसी प्रकार से जब हम लोहे की कील को या तसले को, घर में कई सारे औजार होते हैं लोहे वगैरह के, आपने देखे होंगे, अगर उनको पानी में या खुले में छोड़ देते हैं जहां पे नमी होती है, तो आपने देखा होगा ना, उसमें जंग लग जाती है। और जब जंग लग जाती है तो उसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है, भूरापन आ जाता है, रंगों में भी परिवर्तन हो रहा है, पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। कई सारे एंजाइम्स हमारे शरीर में, हमारे पाचन में होते हैं जिनके द्वारा हमारा भोजन पचता है। एसिड्स कई सारे हैं, वो भी एक रासायनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, और उस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वो भोजन हमारा पच जाता है। यहां तक कि सूर्य के प्रकाश को भी हम ग्रहण करते हैं, पौधों द्वारा श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो भी रासायनिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती है। और हम लोग भी जब श्वसन करते हैं तो आपने कभी सुना होगा, पिछली कक्षाओं में भी आपके सर ने बताया होगा कि हम लोग ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देते हैं। तो आखिर ये ऑक्सीजन जाती है हमारे शरीर में, तो आखिर ऐसा क्या होता है कि जब वो बाहर हम छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल जाती है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हमारे अंदर भी, हमारे श्वसन में भी जारी है। तो प्यारे बच्चों, इन सब चीजों को हम महसूस करना सीखें। विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे हम महसूस अगर करेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से उसके बारे में जान पाएंगे। विज्ञान के लिए हमें जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीजें, अब आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट रही होंगी, लेकिन शायद आपने कभी उन पर गौर नहीं किया, और इन घटनाओं के द्वारा हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और ऐसा अगर हो सकता था तो उसके लिए हम क्या कर सकते थे। तो इन सब चीजों से हमें बहुत सारे लाभ मिलेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने से हमारे जो फसलें, कुछ चीजें खराब हो जाती हैं, घर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण वो खराब हो जाती हैं, तो क्या हम उनको रोकने का प्रयास कर सकते हैं? तो ये विचार आपको करना है, और आपको ये खोजना भी है कि जो बातें मैंने बताई हैं, जो दैनिक जीवन में घटनाएं घट रही हैं, क्या इनके अतिरिक्त भी कुछ हो रहा है? तो प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग और आगे की तरफ रुख करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं जब संपादित होती हैं तब कौन कौन से प्रेक्षण हमें दिखाई देते हैं, अर्थात कौन कौन सी परिघटनाएं हमें दिखाई देती हैं, कौन कौन से प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ, उसकी जो शेप है, उसका जो डिजाइन है, उसका जो गुण है, वो कहीं ना कहीं बदल रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? रंग में परिवर्तन, आपने कई सारे प्रयोग कक्षा 9 में किए होंगे, और आप कक्षा 10 में भी कई सारे प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे कि कई सारी रिएक्शंस में, कई सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में हम पाते हैं कि जो हमारे पदार्थ हैं, हमारे जो तत्व हैं, उनमें परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, उनके रंगों में परिवर्तन उत्पन्न होता है, उनकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो ये सब परिवर्तन किस प्रकार से हो रहे हैं? कहीं ना कहीं उनके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं विद्यमान है। गैसों का निकास या उत्सर्जन, या तो गैसें अंदर आएंगी, या तो कहीं ना कहीं गैसों के द्वारा, भाई कोई चीज संपर्क में जब आएगी तो क्या होगा, उनसे कुछ नई चीजें बनेंगी, कुछ नए आयाम बनेंगे। आपने रिएक्शंस कई सारी देखी होंगी। अगर ओपन वे में अगर हम कोई चीज को रखते हैं, कपूर को दे ले लें, वो हवा के साथ रिएक्शन कर लेता है, उत्सर्जन भी होता है। तो इन सब बातों को भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ऊर्ध्वपतन है, अपघटन है, अपचयन है, उपचयन है। इन सब बातों को हम लोग पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन उसके पहले हमें अपने विषय के प्रति एक मनोरंजकता, एक रोचकता जरूर डालनी चाहिए, तभी वो विषय हमें इंटरेस्टिंग और अच्छा लगेगा। टेम्परेचर में परिवर्तन, तो इस प्रकार से कई सारी जो अवस्थाएं बदल रही हैं, ये अवस्थाएं हम देख पा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के ये संभावित प्रेक्षण है। आइए बच्चों, आपके सामने कुछ दिखाई दे रहा है कि हम अभी तक बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं। आखिर ये रासायनिक अभिक्रियाएं हम कैसे व्यक्त करेंगे, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? तो कुछ पदार्थों के नाम हमें पता है,
तत्वों के रासायनिक सूत्र भी हमको लिखाए गए, कुछ पदार्थों को हमको ओरली बताया भी गया। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है एक मैग्नीशियम लिखा हुआ है, तो अगर हम एक रासायनिक समीकरण को ले लें या ये कहें कि कोई एक परिघटना घटी जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का संयोग हुआ और उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये तो सरल एक शब्दावली हो गई कि दो चीजें हमने ली और उससे तीसरी चीज बन गई। लेकिन इसको हम रासायनिक सूत्रों के आधार पर कैसे व्यक्त करेंगे? तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, रासायनिक सूत्र के आधार पर हमने यहां पर इन चीजों को व्यक्त किया हुआ है। मैग्नीशियम का जैसा कि सिंबल हम जानते हैं क्या है, M, और ये M सिंबल है, तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमारा सिंबल है M, और इसको देखेंगे ध्यान से, और ये O2, तो ये हो गया क्या, ऑक्सीजन, क्या हमारा क्या है, मैग्नीशियम। ठीक है, अब इन दोनों का संयोग हुआ और उससे हमें प्रोडक्ट मिला MgO। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया हमको। ठीक है, ये चीज हमको मिल गई यहां पे। अब आप सामने ये समीकरण आ गई। अब इस समीकरण को देखकर आपको क्या लग रहा है कि इस समीकरण को अगर हम ध्यान से देखें कि क्या इसके दोनों पक्ष, एक पक्ष आपको इधर दिखाई दे रहा है और दूसरा पक्ष आपको इधर दिखाई दे रहा है, क्या ये दोनों पक्ष आपस में परमाणु भार के हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से समान हैं या इनमें कोई अंतर आपको दिखाई दे रहा है? चलो इसकी हम लोग गणना करेंगे और इसके आगे वाली स्लाइड में हम इसकी खोज करेंगे कि रासायनिक समीकरणों का संतुलन। यहां पर अभी ये मामला कुछ असंतुलित लग रहा है। ध्यान से देखिए, यहां मैग्नीशियम के का एक परमाणु और यहां पर एक परमाणु, यहां पर एक है और यहां पर भी एक है। ठीक है, ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो यहां पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, जबकि यहां पर क्या है, 1 है। तो क्या हम इसको बैलेंस्ड रिएक्शन बोल सकते हैं, संतुलित अभिक्रिया बोल सकते हैं? हमारा उत्तर होगा नहीं। तो आखिर इसको हम कैसे संतुलित करेंगे, आइए इसकी चर्चा हम लोग यहां करते हैं। देखिए बच्चों, रासायनिक समीकरणों के संतुलन के चरण, आज हम यही सब चीजों के बारे में जब अच्छे से जान जाएंगे तो हमारे लिए सब रासायन विज्ञान के ये समीकरण बड़े ही आसान लगने लगेंगे, इनमें कुछ भी कठिनाई नहीं महसूस होगी। तो बच्चों देखिए, आपके सामने एक रिएक्शन हमने लिखी है ZnH2SO4, ZnSO4 और हाइड्रोजन। अब जिंक की हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराई और उस रिएक्शन के फलस्वरूप जिंक सल्फेट हमें प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अब हम इसमें पता करेंगे कि ये संतुलित समीकरण है या नहीं। ऑलरेडी इसमें लिखा है संतुलित, लेकिन हम कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग काम ये करेंगे कि ये जितने भी इसमें तत्व हैं, ठीक है, जैसे कि जिंक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इन सबको हम क्रमवार यहां लिख लेते हैं। देखिए, लिख लिया। अब इसमें 2 पक्ष हैं, एक आपको बाएं हाथ की तरफ दिखाई दे रहा होगा और दूसरा आपको कहां दिखाई दे रहा होगा, दाहिने हाथ की तरफ। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, जो हमारा इस हाथ पर है अर्थात लेफ्ट हैंड साइड पर है, LHS लेफ्ट हैंड साइड पर है, और जो हमारा RHS साइड पर, राइट हैंड साइड पे, इनका नाम क्या है? ये वाला है हमारा अभिकारक। क्या है? अभिकारक। ठीक है, और इसके द्वारा जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, फाइनल जो हमें चीज प्राप्त हुई, ये है हमारा उत्पाद। ये हमारा है उत्पाद। अब एक तरफ हमने क्या किया, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या को लिख लिया, अर्थात यहां पर किस तत्व के कितने परमाणु हैं, और यहां पर हमने क्या किया, उत्पाद में जितने भी परमाणु हैं उनकी संख्या को वहां पे लिख लिया। अब हम दोनों का आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहां पर जो तत्व Zn को ले लें
तो Zn में इनके अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या कितनी आपको दिखाई दे रही है? 1। और हम यहां पर अगर देखें तो यहां पर कितनी दिखाई दे रही है? यहां पर भी 1। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। चलिए हाइड्रोजन को देखते हैं। यहां पर हाइड्रोजन के कितने हैं परमाणु? 2। वेरी गुड। और यहां पर कितने हैं? दिखाई दे रहा है ना आपको? ये देखिए, यहां पर भी 2 हैं। और इस प्रकार से ये भी बैलेंस हो गया। इसका मतलब ये भी बैलेंस और ये भी बैलेंस। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सल्फर की ओर। सल्फर का चिन्ह S। यहां पर देखिए सल्फर के कितने परमाणु हैं? सही जवाब 1। वेरी गुड। और यहां पर देखते हैं कितने हैं भाई? वेरी गुड, 1। इसका मतलब ये भी क्या है? आपस में बराबर है। अब चलते हैं ऑक्सीजन की ओर। ऑक्सीजन के कितने हैं यहां पर? 4। वेरी गुड। यहां पर कितने हैं? 4। इसका मतलब ये भी आपस में बराबर है। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों पक्ष जो हैं, दोनों पक्षों के जो द्रव्यमान हैं, द्रव्यमान और उनके परमाणु क्रमांक परस्पर क्या हैं? आपस में बराबर है। तो ये हमारी कैसी समीकरण हुई? ये हमारी समीकरण हुई संतुलित समीकरण। ठीक है बच्चों, इस संतुलित समीकरण को हम और अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, पिछले वाली स्लाइड में हमने कुछ अधूरा छोड़ दिया था। हमने कहा था ये समीकरण आपको हम छोड़ के जा रहे हैं, ये कैसी है? तो आपके विमर्श में ये निकल के आया कि ये असंतुलित समीकरण है, ये संतुलित नहीं है। अब हम इसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों? यहां पर हमने क्या लिखा? तत्व। अब हमने लिखा यहां पर जो हमारा तत्व है, ठीक है, LHS ले लिया हमने, और इधर तरफ हमने क्या ले लिया? RHS। ठीक है, LHS का मतलब अभिकारक, और यहां पर क्या हो गया? उत्पाद। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं तत्व कौन कौन से यहां पर हैं। एक तो मैग्नीशियम है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन। आप यहां पर देखें तो आपको बाएं पक्ष में क्या दिखाई दे रहा है? मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं? 1। और दाहिने पक्ष में देखिए मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं? 1। इसका मतलब ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो इस पॉइंट पर हम लोग देखेंगे यहां पर दोनों चीजें आपस में बराबर। इसको यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, और ऑक्सीजन को अगर मैं देखूं तो यहां पर ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। ठीक है, और यहां पर जब मैं आता हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कितने हैं भाई? 1। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं। तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। बच्चों कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि कोई भी जब रासायनिक समीकरण या कोई रासायनिक उत्पाद जब बनता है तो अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान सदैव बराबर है, तो तभी वो संतुलित समीकरण होगी, अर्थात वो प्रॉपर रिएक्शन मानी जाएगी। लेकिन यहां पर कंडीशंस प्रॉपर नहीं है, तो हमको क्या करना होगा? यहां पर मैग्नीशियम तो समान है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? यहां पर 2 है और यहां पर 1 है। तो क्या हम कर सकते हैं? यहां पर हम देखें तो क्या अगर हम 2 ऑक्सीजन कर दें तो हमारा काम चल जाएगा? लेकिन अगर हम 2 ऑक्सीजन करते हैं तो यहां पर मैग्नीशियम कितने हो जाते हैं? यहां पर तो 1 ही रह जाता है, और यहां पर मैग्नीशियम कितना है? 2 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर भी हमको कितने मैग्नीशियम करने पड़ेंगे? 2। तो हमारी जो रिएक्शन क्या हो जाएगी? 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। अब ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम के कितने हो गए परमाणु? 2। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2। यहां पर देखिए मैग्नीशियम के कितने हो गए? 2। और ऑक्सीजन के भी कितने हो गए? 2। इसका मतलब ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। अभी हम कई सारे इसमें प्रयोग करेंगे और कई सारे आपको प्रश्न देंगे, तो आपको बड़ा आनंद आने वाला है। तो बच्चों इसी क्रम में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अपनी स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं और उसी के क्रम में हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि बच्चों अभी हमने इसके पहले एक बैलेंस समीकरण को देखा था, अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक अनबैलेंस समीकरण को, और उस पर हम लोग कुछ काम करेंगे।
स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है जिसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है। तो इसको कैसे करेंगे, क्या हमको दिखाई दे रहा है? तो उसके लिए मैंने अभी आपको कुछ बताया है। अगर बताया है तो आप ध्यान से देखिएगा और उसी प्रक्रिया के अनुपात में हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा और हमारी वो बैलेंस समीकरण हो जाएगी। कैसे होगी बैलेंस? आपके सामने एक आयरन और पानी, इन दोनों की रिएक्शन कराई जा रही है। Fe3O4 बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है। अब ये जो प्रक्रिया हो रही है, क्या इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो परमाणु हैं बराबर हैं? प्रथम दृष्टया तो बिल्कुल नहीं। अरे यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन 2 है, हाँ ठीक, हाइड्रोजन तो 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑक्सीजन तो यहाँ पर एक ही है और यहाँ पर कितने हैं? 4 है। तो इसका मतलब है ये पूरी तरीके से अनबैलेंस, अर्थात ये असंतुलित है। तो इसको कैसे संतुलित करेंगे? इसके कुछ नियम हैं, अगर हम उनको फॉलो करेंगे, उनका अगर हम अनुसरण करेंगे तो हम बड़े आसानी के साथ में समीकरणों का संतुलन सीख सकते हैं। तो बच्चों देखें चरण 1 को। सबसे पहला काम कि जो समीकरण आपको दिखाई दे रही है उसके तत्वों और उनके परमाणु के जो स्वरूप हैं, कितने परमाणु हैं, परमाणु संख्याएं कितनी हैं, ठीक है, उसी के क्रम में उनको हम पहले लिखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर क्या लिखा? तत्व। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया? अभिकारक। क्या है ये? अभिकारक। और ये क्या है? हमारा उत्पाद। ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पर हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसको हमने राइट हैंड साइड लिया। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो Fe है, दूसरा H है और क्या है? O। ठीक, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखते हैं तो Fe का कितना है परमाणु? 1। ठीक, हाइड्रोजन भी यहां पर 2, ऑक्सीजन कितना है? 1। ठीक है। RHS में देखते हैं Fe कितना है? 3। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 4। तो यहां पर चीजें आप देख रहे होंगे कि यहां पर तो 1 है, तो इसका मतलब ये आपस में बराबर नहीं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, जबकि ये भी आपस में बराबर नहीं। तो जब भी हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या किस तत्व के पास में है। सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या किस तत्व के पास में है? तो हम यहां पर अगर देखें तो सबसे ज्यादा हमको किसमें दिखाई दे रही है? ऑक्सीजन में दिखाई दे रही है। अब ध्यान से देखते रहिएगा, चीजें बहुत आसानी से समझने वाले हैं आप। सुविधा के लिए हमें सर्वप्रथम अधिक परमाणु वाले तत्वों को समीकरण संतुलन के लिए चुनना होता है। अब सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या किसमें है? यहाँ पर ऑक्सीजन में है। तो हमने क्या किया कि पहले तो हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ठीक, तो हमारी रिएक्शन क्या थी यहाँ पर? Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। यही तो हमको दी गई है संतुलित समीकरण। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा सबसे ज्यादा हमारा वो तत्व जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है उसको हमने चुना और चुनने के बाद हमने क्या किया? उसको बैलेंस किया। तो यहाँ तो 4 है और यहाँ पर कितना है? 1 है। तो क्या यहाँ पे हम 4 से गुणा कर सकते हैं? ठीक है, कर लिया। अब आप बताइए कि अगर अब हम देखें तत्व, ठीक, Fe की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन की बात करें और ऑक्सीजन की बात करें, तो इनमें क्या अंतर आया? LHS में और RHS में। क्या अभी भी ये बैलेंस्ड हैं? अब तो और भी कुछ चीजें बदल गई। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए, जबकि यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। फिर से देखते हैं, Fe कितना है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है? 3। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? अब 8, जबकि यहाँ पर कितने हैं? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 4 हो गया और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है? 4। इसका मतलब हमने इसको तो बैलेंस किया, लेकिन हमारा हाइड्रोजन अभी अनबैलेंस्ड है। अब हम क्या करेंगे? फिर इसी नियम को अपनाएंगे। क्या? चरण 2 की भांति परमाणुओं को संतुलित करेंगे। अब ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा
वह कौन सा तत्व है जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु है? तो आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा है। तो अब हम क्या किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को। फिर से लिखते हैं अपनी समीकरण को, Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2। अब क्या आप देख रहे हैं कि यहां पर कितने हैं हाइड्रोजन? 8 हैं। तो यहां पर कितने होने चाहिए कि 8 हो जाएं? 4। 4 दूना। अब आप देख पा रहे हैं कि समीकरण पूरी तरीके से इतनी एरियाज की पूरी कवर हो गई, एकदम सही हो गई। लेकिन अभी Fe यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है? 1। तो क्या यहाँ पर अगर हम 3 लिख दें तो कि हमारी बैलेंस समीकरण निकल के आ रही है? ध्यान से देखिए बच्चों, तो हमारी जो बैलेंस समीकरण निकल के आई वो ये निकल के आई। और इसको हम फिर से आपके सामने स्पष्ट रूप से अभी लिख देते हैं। देखिए बच्चों, हमने 3Fe ठीक, और यहां पर हमने कितने H2O कर लिए थे? 4H2O, और यहां पर Fe3O4 पहले से ही था और यहां पर 4H2। अब हमने देखा, अब इनको अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे सामने जो तत्व है, ठीक है, हमारे सामने जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो है LHS और RHS। और LHS और RHS को हमने यहाँ पर पूरी तरीके से बैलेंस कर लिया है। जल्दी से देखते हैं, ये Fe है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। Fe कितना है यहाँ पर? 3। यहाँ पर भी कितना है? 3। वेरी गुड। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 8। यहाँ पर भी कितना है? 8। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 4। और यहाँ पर भी कितना है? 4। तो इस प्रकार से हमने ये समीकरण को बैलेंस कर लिया। बच्चों, इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और आपको कुछ हम होमवर्क देंगे और उसके बाद अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। हमने सीखा एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक, उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उन भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करती है कि अगर हम उनकी प्रतीकात्मक रूपों में अगर देखें तो हमने प्रतीकात्मक रूप में अपनी समीकरणों को इससे पहले देखा हुआ है, जैसा कि आपने पिछले वाले अंक में देखा। दूसरा, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान। तो मुझे लगता है कि आपने आज जो संतुलित करना सीखा है इसके हम कुछ प्रयोग भी करेंगे, और प्रयोग वो किस रूप में करेंगे ये हम आपको देने जा रहे हैं होमवर्क, जैसा कि हमने आपसे पहले ही चर्चा की थी। और ये आप अपने स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है गृह कार्य, इसको आप मोबाइल से अपने खींच सकते हैं फोटो इसकी, और इसको करने का प्रयास करिएगा। अगर आपके मन में कोई भी किसी प्रकार की शंका है तो उसका समाधान हम सब लोग करेंगे। आपको मेल आईडी प्रोवाइड है और आप उस मेल आईडी पर अपनी बात को रख भी सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं महसूस कर सकता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जैसा कि आपका उत्साह दिखाई दे रहा है ऑनलाइन क्लासेस की तरफ। बहुत ही मन से आप लोग पूरे साथ में लगे हुए हैं पढ़ने के लिए, और हम लोग भी पढ़ाने के लिए आपके साथ लगे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। फिर मिलेंगे एक नए अंक में एक नए विषय। तब तक के लिए आप सभी को मेरा